दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंशियली रीसेट कमिंग। एक सिस्टम गिर जाएगा पूरी तरह और उसके बाद नए नॉर्म्स, नए रूल्स बनेंगे और नया वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन किया जाता है। और इसमें जो टाइम लगता है 5-10 साल का इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये जो पीरियड होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पेनफुल होता है। बट अगर हम उससे पहले ही चीजों को समझ के प्लानिंग कर सकें तो दैट इज गुड, अच्छा हो जाएगा ना सबके लिए। बट एक्चुअली इससे पहले किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये सब होने वाला है, यानी कि बिल्कुल एंड में पब्लिक को पता चलता है। तो अगर क्या हो कि अगर हम पहले ही कुछ चीजें समझ जाएं और देख लें दुनिया में क्या हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि रीसेट कब होगा, फाइनेंशियल बबल बस्ट कब होगा और इसके बाद क्या बचा रह जाएगा। तो एक रीसेट कैसे होता है? देखो, बेसिकली एक चेन चलती है राइज एंड फॉल की, जो पिछले हजारों सालों से चली आ रही है। फाइनेंशियली रीसेट का मतलब सिंपल सा इतना है कि एक टाइम पर एक एम्पायर राइज करती है या एक कंट्री राइज करती है थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उनको लेकर। वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वो पूरी दुनिया का हब बन जाए, ट्रेडिंग शेयर जो पूरी दुनिया में है उसको बढ़ा ले, उसके बाद में उसकी करेंसी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो जाए, उसकी इंटरनल पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, उसके पास रेवेन्यू ज्यादा हो, खर्चे एक लिमिट में हो और वो एक्सपेंड करती चली जाए एम्पायर। इससे एक राइज होता है एम्पायर का। अगर इसको मॉडर्न एरा से कंपेयर करें तो एक राइज हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। जब ब्रिटेन वुड साइन हुआ उस टाइम पर कंट्रीज के पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको एक मेजर सुपर पावर का सामना था जो अमेरिका था, और उससे कोई पंगा नहीं ले सकता था उस टाइम पर। सीधी सी बात थी, अमेरिका ने सारे रूल्स डिफाइन किए, अपना वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया। सीधी सीधी बात थी, उनको एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। तभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम ब्रिटेन वुड कहते हैं। उसमें अमेरिका ने एक बात क्लियरली कही कि ये हमारे डॉलर है, मतलब ये तो डॉलर नहीं है, मतलब ये हमारा डॉलर है, इसको आप पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, ये इसको कर्ज चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात देखने वाली यह है कि इसके पीछे उन्होंने भरोसा दिलाया गोल्ड का, जो हजारों सालों से एक करेंसी है। तो सबको भरोसा हो गया, ठीक है यूएस तो बहुत ज्यादा ठीक बात कर रहा है, सही, ठीक है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत बढ़िया है। तो ब्रिटेन वुड साइन हुआ, कुछ सालों तक ये एग्रीमेंट ऐसे चलता रहा। लेकिन फिर इसी टाइम पीरियड में यूएस ने अपने जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा लिए बिकॉज ऑफ वॉर। जो कोल्ड वॉर उस टाइम रशिया से चल रही थी, जापान से वॉर चल रही थी, और भी 1-2 वॉर चल रही थी। इसमें जो एक्सपेंस था यूएस का बहुत ज्यादा था, तो यूएस को जरूरत पड़ी पैसे की जो कि उनकी रेवेन्यू उससे नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने सीधा स्वाब एक काम किया, उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। बट उनके पास जितना गोल्ड था उससे ज्यादा उन्होंने प्रिंट कर लिया। ये बात कंट्रीज को पता लग गई, तो कंट्रीज का थोड़ा सा ट्रस्ट में कमी आई। कंट्रीज गए यूएस के पास में, बोले जी आपने ये कहा था कि आप गोल्ड के अगेंस्ट नोट छापेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपने ज्यादा नोट छाप लिए हैं, तो आप हमें पैसा हमारा वापस कर दें, यानी कि जो गोल्ड एक्चुअल में पैसा है वो वापस कर दें और अपने डॉलर ये ले लें। अमेरिका को थ्रेट आ गया है, लेकिन अमेरिका उस टाइम कुछ नहीं बोला, उसको वापस करना पड़ा कुछ कंट्रीज को। ये ट्रेंड फैल गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से लोग आए उठकर और यूएस से गोल्ड खरीदने जाने लगे लेके। लेकिन अमेरिका को ये बात पता थी कि अगर ये सारा गोल्ड खत्म हो गया तो हमारी करेंसी बहुत वीक हो जाएगी और हमारी कंट्री बहुत असर पड़ेगा इसका। तो 1971 में एक प्रेसिडेंट थे यूएस के, निक्सन, उन्होंने टेलीविजन पे आके ये अनाउंस किया, आज से यूएस डॉलर बैक नहीं रहेगा गोल्ड से। दिस इज अ बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द हिस्ट्री। उन्होंने कह दिया आज से यूएस डॉलर लिंक्ड नहीं है गोल्ड से। दुनिया में हड़कंप मच गया कि डॉलर के गोल्ड को इन्होंने हटा दिया। इसका मतलब कंट्रीज समझ चुके थे कि अब सिर्फ ट्रस्ट है यूएस का और एक कागज का टुकड़ा जिसको वो कितना ही प्रिंट कर सकते हैं और आगे ये टुकड़े भेजकर अब उनकी एक्चुअल में गुड एंड सर्विसेज ले सकते हैं। तो 1971 से 74 तक ऑलमोस्ट 3-4 साल ये पूरी दुनिया में एक पेनफुल माहौल बन गया, एक तहलका मच गया। लेकिन फिर यूएस से अगेन पंगा कोई नहीं ले सकता, इस वजह से दुनिया को एक्सेप्ट करना पड़ा। क्योंकि यूएस पहले ही ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जो ऑयल बेचती हैं, जिस पे दुनिया की ज्यादातर एनर्जी का सोर्स ऑयल है, जिस पे दुनिया टिकी है, उनसे एक एग्रीमेंट साइन किया
कि हम आपको इजराइल से प्रोटेक्शन देंगे। उस टाइम इजराइल इन सारी गल्फ कंट्रीज को और भी आगे लेबनान, सीरिया, इन सब के साथ वॉर कर रहा था और इनको धीरे धीरे करके तबाह कर रहा था। तो इन्होंने अरब कंट्रीज से एक एग्रीमेंट साइन किया, हम आपको इजराइल से प्रोटेक्शन देंगे और आपके पास जो ऑयल निकालने के लिए मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट आपको क्या करना है, अपना तेल जिस भी कंट्री को बेचो उससे कहो कि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, दैट्स इट। अरब ने कहा ठीक से। उसके बाद जब कोई भी कंट्री उनके पास जाती वो कहते हैं डॉलर लेके आओ, तो डॉलर की मोनोपोली बन गई, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। फिर ये कंट्रीज गए यूएस के पास, कहा हमें डॉलर दे दीजिए, लेकिन डॉलर ऐसे तो नहीं मिल सकता था। कहा ठीक है डॉलर दे देंगे, लाओ सामान लाओ। अब इसको डीपली समझने की जरूरत है कि मैं ये मोबाइल की कंपनी हूँ, मैं बना रहा हूँ और मुझे इसको बनाने का एक्चुअल में खर्चा आ रहा है, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट है, और आप हो जिसके पास में वो मशीन है नोट छापने की, कागज के टुकड़े हैं जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, आप कितने ही प्रिंट कर सकते हो। सीरियसली मैं आपको ये दूंगा, तभी मुझे वो नोट मिल पाएंगे जिससे मैं पूरी दुनिया में ट्रेड कर पाऊंगा, वरना मेरा ट्रेड रुक जाएगा, मेरी कंट्री तबाह हो जाएगी। ये बात यूएस को अच्छे से पता थी, तो कंट्रीज के पास में कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। जिस कंट्री की भी कोई फेमस चीज थी, कोई बढ़िया चीज थी जो उन्होंने इन्वेंट करी थी, वो यूएस ने ली और कागज के टुकड़े दे दिए। ये कंट्रीज गई गल्फ के पास में, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए थी, इन्होंने तेल खरीदा और गल्फ के पास डॉलर आया। अब डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, ये बात सबको पता है। इस टाइम तक जो $35 पर आउंस गोल्ड था वो बहुत आगे बढ़ चुका था, यानी कि डॉलर बहुत ज्यादा प्रिंट हो चुके थे, इसलिए गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी थी। तो गल्फ को ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो डॉलर है ये अपनी वैल्यू खोता जा रहा है, तो इसलिए उनको इस पर रिटर्न चाहिए जिससे वो वैल्यू बरकरार रख सकें डॉलर की। इस वजह से उन गल्फ के पास जितना भी डॉलर आया उन्होंने उसको इन्वेस्ट करा यूएस ट्रेजरी, यूएस बॉन्ड्स में, यानी कि यूएस का डेट परचेज कर लिया। सोचो कितना अच्छा हो गया यूएस के लिए कि इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, और उसके पीछे सिर्फ ट्रस्ट है, उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, कितना ही वो प्रिंट कर सकते हैं, दोनों हाथों में लड्डू हो गए। और ये साइकिल बहुत टाइम तक ऐसी चलती रही, बट इवेंचुअली 2000 आते आते कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं। अभी तक कोई भी जो पर्दा है उस पे थोड़ी सी एक पिक्चर दिख रही है ईरान वॉर की वजह से, अभी तक ये नहीं पता कि इसके पीछे जो पूरी फिल्म है वो है क्या। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो 2000 तक आते आते क्या हुआ, यूएस की जो जीडीपी थी, यानी कि जो कमाई थी, जो रेवेन्यू थे और जो डेट था वो कंट्रोल में था, बट 2000 आते आते ये डेट बहुत इंक्रीज हो गया और जो कमाई थी वो उससे नहीं बढ़ पाई उस लेवल से जिससे वो बढ़नी चाहिए थी। इसके पीछे कई वजह थी। सबसे पहली तो यूएस एक टाइम पर हब था मैन्युफैक्चरिंग का, यानी जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें बहुत बड़ा शेयर यूएस का था। बट ये बात तो आपको भी पता है कि यूएस में इस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंपनी कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो यूएस ने क्या किया, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम करते चले गए, इंपोर्ट्स बढ़ाते चले गए, क्योंकि इनको एक्चुअल वैल्यू नहीं देनी पड़ रही थी, इनको सिर्फ डॉलर छापना है और एक्चुअल में जो गुड एंड सर्विसेज है वो मिल जाएंगी। तो अपने वहाँ क्यों इतना जनरेट करें, बाहर से ले लें। तो यूएस इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद में इनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ जो फ्रीबीज हैं, हर कंट्री में जो फ्रीबीज हैं वो बांटे जाते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट ने फ्रीबीज बहुत ज्यादा बांटे। इस चक्कर में जो यूएस की इकोनॉमी थी, रेवेन्यू नहीं बढ़ पाए, फ्रीबीज बांटने के लिए, वोट्स के लिए, पावर में आने के लिए डेट लेना पड़ा और ये डेट बढ़ता चला गया। इवेंचुअली और भी कई सारे रीजंस थे, बट अभी इतने ही मेजर रीजन समझ लो। इसके बाद क्या हुआ, अभी 2026 में जो यूएस डेट है वो है $39 ट्रिलियन। यू गाइज, मैं नहीं जानता ये कैसे समझ रहे हो आप इन चीजों को, बट ये कोई बहुत बढ़िया सिग्नल नहीं है, ये एक बॉम्ब की तरह है, ये एक बबल की तरह है। 2008 में क्राइसिस आए थे, 2000 में क्राइसिस आए थे, तो सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर, हाउस से निकलकर, रियल एस्टेट से निकलकर जब सब क्रैश कर जाता था, एक ही सेफ हेवन में जाता था, दैट इज यूएस बॉन्ड एंड ट्रेजरीज। बट यूएस का जो बॉन्ड है वो परचेज करने वाले अब एट दिस पॉइंट डरे हुए हैं, वो बेच रहे हैं पिछले कुछ सालों से यूएस का बॉन्ड और उसके बदले में गोल्ड परचेज कर रहे हैं।
तो इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं, क्योंकि यूएस क्या करता था, डॉलर को वेपनाइज करता था कि आप पूरी दुनिया में ट्रेड नहीं कर पाओगे अगर डॉलर नहीं लोगे हमसे, तो कुल मिलाकर हमसे डॉलर लो। तो और वो फ्रीज कर लेता था लोगों के जो एक्चुअल में एसेट होते थे उनके पास में। ये छोटे लेवल पे जब तक चल रहा था ठीक था, लेकिन जब उन्होंने रशिया के साथ में ऐसा किया यूक्रेन वॉर के टाइम, तो लोगों की जो अटेंशन थी वो अलर्ट हो गई कि यार ये हमारे साथ भी हो सकता है। सो यूएस पे जो ट्रस्ट है पिछले कुछ सालों में, इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं, चाहे आम इंसान हो चाहे कंट्रीज हो, क्या उनके ऊपर यूएस का ट्रस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। रेवेन्यूज नहीं बढ़ पा रहे, रेवेन्यूज बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के, जो कि शिफ्ट हो चुकी है अलग कंट्री में। ग्लोबल की जो ट्रेड शेयर है वो शिफ्ट हो चुका है अलग कंट्री में। यूएस ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वेपन्स पे बहुत आगे है, बट इसकी जो वॉर्स हैं उसको उनमें इतना फंड जा रहा है और रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है उस पे चुकाने के लिए डेट लेना पड़ रहा है, और डेट लेना पड़ रहा है पिछला डेट चुकाने के लिए। और जो सबसे बड़ा यूएस डॉलर का एक मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से वो बचा रहा, एनर्जी, यानी डॉलर एनर्जी से जुड़ा रहा पेट्रो डॉलर की वजह से। तो दुनिया को एनर्जी चाहिए तो डॉलर लेना पड़ेगा, बट अब आप देख ही रहे हो पिछले कुछ टाइम में क्या हो रहा है, एनर्जी ही एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। सो दिस इज नॉट गुड। अगर एनर्जी अलग करेंसी में शिफ्ट हो गई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगी, लेकिन अगर हो गई, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं, तो कैसे बचेगा यूएस डॉलर। और ये जो डेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, इसको खरीदने वाला अब कोई नहीं होगा जिससे पिछला डेट चुकाया सके। और इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट अगर नहीं बढ़ा दी, जो कि सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो देना पड़ता है, अगर रेवेन्यू नहीं बढ़े तो कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम यूएस में चल रहे हैं। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हम जहाँ से वीडियो में शुरुआत करी थी हमने, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो क्या था पिछले कुछ सालों में, कि यूएस के पास से डॉलर लिया, गल्फ को दिया, गल्फ ने पैसा लिया, यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट, मजा आ गया। और यूएस के पीछे एक्चुअल में कोई चीज थी नहीं कितने डॉलर प्रिंट करना। इन्फ्लेशन बढ़ा इसके चक्कर में, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इन्फ्लेशन क्या है, बट अभी इतना समझो कि इन्फ्लेशन बढ़ा और कैपिटलिज्म बहुत बढ़ा। सो इस चक्कर में ये खेल चल रहा था। सो दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, बट व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? इसका जवाब देना तो अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता कि होने क्या वाला है। जो मैंने रिसर्च अपनी आपके आगे रखी, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम किस लेवल तक एस्केलेट हो चुकी है, कितनी बढ़ चुकी है, और ये डिक्लाइन करेगा, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये तो ऑब्वियस है। आज तक नीचे गया है तो आगे भी नीचे ही जाएगा जो करेंसी है, लेकिन जिस पे डॉलर टिका था उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन मार्क है, ट्रस्ट। सो अब क्या किया जाए? सबसे पहली चीज तो समझो कि ये कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये हजारों सालों से होता आया है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि एक कंट्री राइज करती है, जो हमने पहले बात करी थी, किस वजह से करती है वो भी आपको इतने समझा, बट जब उसका पीक आ जाता है तो वो अपनी जो करेंसी है वो मेन करेंसी से डीलिंग कर देती है, बिकॉज ऑफ एक्सपेंस। वो अपने एक्सपेंस इतना बढ़ा लेती है कि उसको पैसा चाहिए, लिमिटेड पैसा उसके पास आ रहा है टैक्सेस से, इधर उधर से, तो उसने अपनी करेंसी डीलिंग कर दी और करेंसी प्रिंट करते चले गए। एंड एक टाइम पर वो पता चल गई लोगों को कि ये हुआ है कि ये जो करेंसी हमारे पास है इसके पीछे कोई बैक्ड बाई चीज नहीं है, यानी कि ये सब हवा में है। तो लोग उसको छोड़ देते हैं और एक्चुअल मनी की तरफ चले जाते हैं। वो क्या रहा है पिछले हजारों सालों में? गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस पॉइंट से जो एम्पायर है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, और इतनी तेजी से डिक्लाइन करती है कि इवेंचुअली वो पिछले कुछ सालों में बिल्कुल ही एंड हो जाता है उस एम्पायर की करेंसी का, उसकी सुपर पावर का, उसकी पावर का। खत्म नहीं होती वो, बट वहां पर बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं। वहां नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट हैं। तो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी अगर गिरती है तो पूरी दुनिया उससे असर आता है, पूरी दुनिया पे उसका। तो दैट इज द वर्ल्ड ऑर्डर। और जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी गिरती है तो अपने साथ औरों को भी गिरा ले जाती है, बहा ले जाती है।
और इससे साथ स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट भी क्रैश कर जाते हैं। बट एक इसमें अपॉर्चुनिटी है, जो रियल मनी होती है वो आगे बढ़ जाती है। तो मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपनी रिसर्च बता रहा हूँ और इसमें क्या बचेगा क्या मिटेगा और क्या बचता आया है पिछले हजारों सालों से, क्या मिटता आया है वो बता रहा हूँ। ये जब होता है तो एक कंट्री डिक्लाइन करती है बट एक पावर राइज करती है उस टाइम पर। एंड जो ये पॉइंट होता है, यानी कि एक पावर राइज कर रही है और एक कंट्री डिक्लाइन कर रही है और एक पावर डिक्लाइन कर रही है, ये जो पॉइंट होता है, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट एरा। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि कोई भी डोमिनेटिंग पावर ये डिसाइड नहीं कर पाती, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि कोई क्या उसकी नहीं चलेगी, अब कोई और राइज कर रहा है, तो यहाँ वॉर होती है। लेकिन राइजिंग पावर के पास एडवांटेज होते हैं और जो डिक्लाइन पावर होती है वो डिक्लाइन कर रही होती है ऑब्वियसली। इस वजह से कंट्री डिक्लाइन कर जाती है और जब तक ये वॉर चलती रहती है, जब तक वो पावर एक्सेप्ट नहीं कर लेती, इसके जब वो एक्सेप्ट कर लेती है तो पीस हो जाता है एंड नई पावर राइज करती है। ये साइकिल रिपीट होती जाती है। रोमन्स के टाइम में चली, मंगोल्स के टाइम में चली, ब्रिटिश में यही कॉन्फ्लिक्ट आया और अब यूएस में एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ से वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो जाता है पुराना, क्राइसिस आ जाते हैं, फाइनेंशियल बबल बस्ट हो जाता है और इसी के साथ नए नॉर्म्स, नए बबल बनते हैं, नए ऑर्डर बनते हैं। वो पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वो तैयार नहीं होते हैं इस सब के लिए, क्योंकि उनको लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है और यहाँ से 10-5 साल लगते हैं उनको इस ऑर्डर में सेटल होने में। दिस इज द इकोनॉमी एंड दिस इज द रियल इंटेलिजेंस।